नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आए हैं जो कि 1 मई 2026 के करंट अफेयर्स हैं। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हमारा पहला जो वीडियो था करंट अफेयर सीरीज़ का वो 22 अप्रैल को आया था, बट उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे मीज़ल्स हो गया था। तो जिसमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर आता है और हाई फ़ीवर आने के बाद शरीर में बहुत सारे दाने निकल आते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं था कि वीडियो आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो उस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं इसी वजह से आपके लिए अब मैं कोशिश करूँगा कि अब से सीरीज़ कंटिन्यू रहे और जो हमारे दिन छूट गए 22 अप्रैल के बाद उनके मैं वापस से वीडियो ले आऊँगा। और जैसा कि मेरा वादा था कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट और शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्म में करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, जिनकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डलेगी। तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने तीन बार मैंने ना एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है और इस बार भी मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट अलॉट हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे करंट अफेयर्स पर। तो अब हम हमारे करंट अफेयर्स पर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे जो कि ऑब्ज़र्व किया जाता है 1 मई को। तो इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम जो होगी वो है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो है 1 मई को बनाया जाता है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ये एक हे मार्केट अफेयर जो हुआ था, इस दिन वर्कर्स ने ना प्रोटेस्ट किया था 8 घंटे काम के लिए। तो तब से ये जो है लेबर राइट्स मूवमेंट की मतलब चलती आ रही है प्रथा। हे मार्केट अफेयर जो है पुराने ज़माने में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसको हे मार्केट अफेयर कहा जाता है, जिसमें लोगों ने मांगे रखी थी कि हमें जो है 8 घंटे काम ही करना जाए। और इस वजह से, और ये जो हमारी थीम है देखिए, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इसमें समझे तो सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल राइट्स होने चाहिए, फेयर वेजेस होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और डिसेंट वर्क का मतलब यहाँ पर क्या है कि सेफ जॉब होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो सेफ जॉब मतलब ऐसी खतरनाक जगह, गहरीली जगह पर ऐसा आपको काम ना करने दिया जाए वहाँ पर। तो डिसेंट वर्क होना चाहिए और सोशल जस्टिस होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं, इक्वल राइट, फेयर वेजेस। अब थोड़ा सा इसके हम जो है स्टैटिक जीके की बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1919 को स्टैब्लिश हुई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर था वो हमारा जो था 19 हेडक्वार्टर जिनेवा में था। ठीक है, और यही जो है लेबर के स्टैंडर्ड्स के बारे में और बहुत सारी लेबर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ये चीज़ें करता है इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि विच टू इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द 66th फाउंडेशन डे। 1 मई 2026 को कौन सी जो स्टेट्स हैं जो अपना 66th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे स्टेट हैं जो कि क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इनका डिवीज़न हुआ था और महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट फॉर्म हुए थे। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है रीज़न में, देखिए कि दी स्टेट्स आर फॉर्म्ड इन 1960 आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट अंडर द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इन स्टेट्स का जो है बाइफर्केशन हुआ था। ठीक है, और जो मूवमेंट था जिसने इनका क्रिएशन किया था महाराष्ट्र का, वो था संयुक्ता महाराष्ट्र समिति, और जिसने महाराष्ट्र का डिमांड की थी, और गुजरात आंदोलन ने गुजरात की डिमांड की थी। ठीक है, और जिसमें जो मराठा स्पीकिंग रीजन था वो महाराष्ट्र को नाम दे दिया गया था, गुजरात स्पीकिंग रीजन ये हो गया था। ठीक है, और ठीक है, और इसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को और देख लेते हैं इसमें कि पंजाब जो हरियाणा है, इनका जो पंजाब और हरियाणा का जो है 1 नवंबर 1966 को फॉर्मेशन वो किया जाता है सेलिब्रेट। बिहार एंड झारखंड झारखंड का जो है वो 15 नवंबर 2000 को किया जाता, 15 नवंबर 2000 को किया गया था इनका। और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को फॉर्म किए गए थे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो हैं सारे के सारे जो हैं ये लिंग्विस्टिक के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर ये जो है स्टेट फॉर्मेशन हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्या है कि विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन लेट अप्रैल 2026? कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है परमेश्वरन अय्यर।
ठीक है, परमेश्वरन अय्यर है। इसमें कुछ परमेश्वरन अय्यर के बारे में बताया गया है, और अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जो परमेश्वरन अय्यर कौन है, 1981 बैच आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, पहले फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग रह चुके हैं, और इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। ठीक है, और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो है वो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इंडिया जो एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। तो ये था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि विच बैंक लॉन्च्ड गीगा विकास, अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज ऑन 1 मई 2026। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जानते हैं कि ये है क्या। 1 मई 2026 को एसबीआई ने गीगा विकास, एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है, और ये फुली डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमईज़ के लिए, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, छोटे और मीडियम साइज़ के जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए। इसमें क्या क्या करेगा, जो लोन होगा आपका फास्टर लोन अप्रूवल होगा, कम से कम पेपर वर्क होगा, एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, छोटे से छोटे जितने भी व्यापारी हैं और ज़्यादा फाइनेंशियली अंडर आ सकें, फाइनेंशियली इंक्लूड किए जा सकें, वो है। और छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनको कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, उनको फाइनेंस मिल सके, और वो हमारी कंट्री को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो आता है गीगा विकास लोन्स अप टू 5 करोड़ तक का लोन ये ऑफ़र करता है। ठीक है, 5 करोड़ तक का ये लोन जो है वो ऑफ़र करता है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सक्षम जो है वो एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर वाज लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन। आरबीआई ने मिशन सक्षम लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, सक्षम। ठीक है, अब सक्षम क्या है कि एक इनिशिएटिव है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या है कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है ना, उसको स्ट्रेंथन करना है और मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक जो रहते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कमज़ोर होती है, गवर्नेंस के इशू होते हैं, मैनेजमेंट का पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, लिमिटेड डिजिटल ऑप्शंस होते हैं। तो आरबीआई ने इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया ताकि वो स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को क्या कहते हैं इम्प्रूव कर सके। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सक्षम के, कि गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जा सके। जो आरबीआई जो है वो जो गवर्नेंस का मेन काम आरबीआई का रहता है, तो वो उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो सारी जगह फॉलो हो सकें। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और ठीक है, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लॉज के अंदर ऑपरेट करते हैं, जिनका प्रॉफिट प्लस सर्विस मॉडल रहता है। ठीक है, कहाँ पर ये सर्व करते हैं, ये रूरल एरियाज़ को सर्व करते हैं, फार्मर्स को सर्व करते हैं। ठीक है, तो और इनका जो है रूरल एरियाज़ को सर्व करते हैं, फार्मर्स को सर्व करते हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको सर्व करते हैं। ठीक है, और दो मेन टाइप आते हैं इनके अंदर, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो उसको उसकी जो गवर्नेंस है उसको गवर्नेंस करने के लिए, उसके अंदर डिजिटल बैंकिंग हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, सबको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मिशन सक्षम लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो स्टोरी मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ ना हर क्वेश्चन के अंदर, इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, जिसको अगर आप भूल भी जाते हैं तो बट आपको ये बैकग्राउंड जो है ना अगर वो याद रहेगा तो आपका जो है प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक्सपोसैट 2 मिशन 1 मई 2026 को, और इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप इसी क्वेश्चन को दो तीन तरीके से फॉर्म किया जा सकता है कि इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, और एक्सपोसैट मिशन जो है वो किस किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, स्टडी ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज। आप समझते हैं कि ये क्या है। एक्सरे इंडियन ने
सबसे पहली बात तो ये एक्सपोसेट 2 है, मतलब पहला जो एक्सपोसेट 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज जैसा सच एज ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, पल्सर्स हो गए, उनसे जो एक्सरेज आती हैं उनकी पोलराइजेशन को ये क्या कहते हैं, स्टडी करेगा। एक्सरेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन क्या टेल हमें बताता है, पोलराइजेशन हमें बताता है कि लाइट वेव का जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉस्मिक सोर्सेज। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। हमें ये क्या बताता है कि जो लाइट वेव्स के जो वाइब्रेशन है उनकी किस डायरेक्शन में वो कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से जो कॉस्मिक सोर्स है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या ज्योमेट्री है। ठीक है, और जो मैटर का जो बिहेवियर है वो क्या है, नियर ब्लैक होल्स कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है न्यूट्रॉन स्टार्स की। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये हमें समझने में मदद करता है साइंटिस्ट। ठीक है, और और इंडिया बहुत ऐसे कम देशों में है जो कि एक्सरे पोलरीमीट्री में मदद करता है, वर्किंग मतलब जो एक्सरे पोलरीमीट्री में काम कर रहा है। ठीक है, जो कि अब हमें ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, एक्सट्रीम ग्रेविटी इन्वायरमेंट को स्टडी करने में मदद करेगा, और जो कि स्पेस रेडिएशन की जो मैकेनिज़्म है उनको समझने में मदद करेगा। और ये जो एक्सपोसैट का जो हमारा डेटा था ना, उसी डेटा पर ही आगे काम करेगा। और ठीक है, और इसरो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इस 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके मेजर मिशंस क्या क्या हैं, चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, और गगनयान है जो ये आ चुका है। ठीक है, और अब हम आते हैं हमारा, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेक जाइंट लॉन्च्ड मेड जेमिनी एन AI मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेडिकल रीजनिंग एंड स्कैन एनालिसिस इन अप्रैल 2026। तो इसका आंसर है गूगल। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन से भी आप इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि जेमिनाई मतलब ये गूगल का ही है AI। ठीक है, तो अब इसने क्या किया है कि ये जो AI मॉडल है ना, ये मेडिकल रीजनिंग और स्कैन के लिए ही, एनालिसिस के लिए ही है। मेडिकल रीजनिंग में ये क्या करेगा कि जो भी डायग्नोसिस है और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करेगा। जो भी आपको बीमारी वगैरह आ रही है, या जो भी स्कैन एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपका एक्सरे स्कैन हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, MRI इमेजेस हो रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करेगा, और उसके डायग्नोसिस में ये बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करेगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर में ये एक एप्लीकेशन लेके आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये ऐसे मदद करेगा। अब हम अपने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NASM-SR मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर रिसेंटली वॉज डेवलप्ड फॉर विच विंग ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो ये इंडियन नेवी के लिए ये डेवलप की गई है, और अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, NASM-SR जो है स्टैंड्स फॉर नेवल एंटी शिप मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, और ये इंडिजिनली मतलब हमारी इंडिया ने ही डेवलप किया हुआ डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है, रिसेंटली फॉर ऑपरेशनल यूज़, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एनिमी शिप्स को, जो शॉर्ट रेंज में एनिमी शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। नेवल वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स हैं शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल, हाई प्रिसीजन टारगेटिंग करेगा, और स्की स्किमिंग मोड में ये ऑपरेट कर सकता है, जिसमें क्या है कि ये रेडार को अवॉइड कर देगा। ठीक है, और हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है, कैन बी लॉन्च फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, लाइक जो नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवल शिप पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे भी ये लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है आत्मनिर्भर भारत का सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस का ही एक पार्ट है। तो हम अपने आप को इंडिजीनियसली डेवलप करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में। ठीक है ना, जिससे कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है तो हमें बाहर से एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और हम इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट टॉप द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2025 से 26 रिलीज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो इसका आंसर है कर्नाटका। अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी क्या है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है, वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये क्या मेजर करता है कि ये जो इंडेक्स है कि कितना एफिशिएंटली, हाउ एफिशिएंटली स्टेट्स यूज़ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये इंडेक्स क्या क्या एवेल्यूएट करता है कि पावर सेक्टर की इफ़िशेंसी क्या है, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इफ़िशेंसी क्या है, बिल्डिंग्स कमर्शियल और रेसिडेंशियल, स्टेट पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हमारी जो है स्टेट्स की रैंकिंग रिलीज़ होती है, जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफ़िशेंसी इंडेक्स में। ठीक है। तो कोई भी स्टेट जो है वो कितने एफिशिएंट तरीके से अपने पावर सेक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या एफिशिएंसी है, ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके ये जो है बीई जो है बी डबल ई जो है वो रैंक निकालता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। ठीक है। और ये जो है ये बी डबल ई जो है वो 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वेयर वाज द 2026 क्वाड लीडर समिट होस्टेड इन लेट अप्रैल। ठीक है। और अब इसका आंसर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो क्या इंक्लूड्स करता है, इंडिया को, यूएस को, जापान को और ऑस्ट्रेलिया, इन चार कंट्रीज़ को डेवलप वो करता है इंक्लूड। ठीक है। और इसके जो ये जो समिट थी ये न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी। इसके जो फोकस एरिया थे वो क्या थे, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है। और क्लीन एनर्जी एंड सप्लाई चेन्स, ये इसके मेन फोकस थे। ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर क्या इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में इंडिया की ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है ये इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव कर गई है, पहले 161 थी 2025 में, अब 159 हो गई है, 2 पोजीशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये इंडेक्स क्या मेजर करता है, ये मीडिया की इंडिपेंडेंस को मेजर करता है, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट को मेजर करता है, लीगल फ्रेमवर्क को मेजर करता है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया को मेजर करता है, प्लूरलिज्म एंड ट्रांसपेरेंसी की मेजर करता है। ये पैरामीटर्स हैं जिनको मेजर करता है। ठीक है। और ये इंडेक्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री की जो डेमोक्रेटिक हेल्थ है उसको दर्शाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दर्शाता है। ठीक है। और यही पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स जो हैं वो ग्लोबली यूज़ करते हैं इनको। ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। इंडिया लॉन्च द ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। इंडिया लॉन्च द ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप इनिशिएटिव इन अप्रैल 26 टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू विच रीजन। ठीक है। किस रीजन को करने के लिए इन्होंने ये किया है, तो इसका आंसर है पैसिफिक आइलैंड्स नेशन। ठीक है। अब बताते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप इनिशिएटिव क्या है। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है कि जो कि स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ है उनको टेक्निकल असिस्टेंस और उनके साथ जो हमारा कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है। और एग्जांपल है कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी इसमें, पैसिफिक आइलैंड, इसमें फिजी होगी, पपुआ न्यू गिनी होगी, सोलोमन आइलैंड्स होगा, बनातो होगा। ठीक है। अब इनके जो फोकस एरियाज़ हैं वो क्या क्या किन किन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, डिजिटल हेल्थ सिस्टम पे, टेलीमेडिसिन पे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिज़ास्टर रिलीजियंस पे, साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस, क्लाइमेट एडेप्टेशन, सैटेलाइट बेस्ड वेदर फॉरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट मॉनिटरिंग। ठीक है।
तो हम इन सारी चीज़ों पर हम जो है इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इनकी मदद करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक रीजन वो मजबूत होगा। ठीक है, और क्लाइमेट वल्नरेबल जो आइलैंड हैं उनको मदद मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट के द्वारा अफेक्टेड रहते हैं। इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्रमोट होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ठीक है, और ये जो है इंडिया की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी है लाइक सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उससे ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है क्वेश्चन देखिए, द शंकर देव उत्सव सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इज प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट। तो ये है, इसका आंसर है आसाम। ठीक है, तो शंकर देव जो थे वो कौन थे? 15 to 16 सेंचुरी के सेंट स्कॉलर थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट जो है फाउंड किया था आसाम में। ठीक है, और ये कौन कौन सी मोनेस्ट्री से एसोसिएटेड हैं? सेट्राज और बोरगीत डिवोशनल सॉन्ग, इन सब से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइट वॉज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर द कल्चरल लैंडस्केप कैटेगरी इन अप्रैल 2026। तो इसका आंसर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे? दीज इंक्लूड फोर्स लाइक रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ मराठा एम्पायर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि डॉक्टर आर चिदम्बरम हु पासेज अवे इन अप्रैल 20 वॉज द की आर्किटेक्ट ऑफ विच इंडियन मिशन। ठीक है, अब आर चिदम्बरम जी जो थे वो कौन थे? वॉज वन ऑफ द इंडियाज टॉप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जो कि अभी अप्रैल में अभी अप्रैल में जा चुके हैं वो। और ये इंडियन का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था उसके की आर्किटेक्ट थे। ठीक है, ये जो है मई 1998 में जो पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, इनकी देखरेख में हुआ था, और लोकेशन पोखरण राजस्थान में थी। और इन्होंने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कैरी किए थे, और लीडिंग साइंटिफिक रोल था इनका, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ साथ में काम किया था बहुत ही क्लोजली। एंड ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी स्टैटिक के बारे में जान लेते हैं। पोखरण 1 जो है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, 1974 में हुआ था। पोखरण 2 जो है 1998 में हुआ था। ठीक है, की इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थे? भाभा, बार्क था, और DRDO था। ठीक है, और ये जो है डी चिदम्बरम डायरेक्टर ऑफ बार्क भी रह चुके हैं, और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है कि श्रीमती आर वेदावली, जो कि इनका निधन हो गया, वॉज ए लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल ट्रेडिशन। इसका आंसर है कार्नेटिक वोकल। ठीक है, कार्नेटिक कार्नेटिक म्यूज़िक जो है बेसिकली कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरला में जनरली ज़्यादा जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। और इनका जो की कंट्रीब्यूशन था कहाँ था? मसूरी स्कूल ऑफ म्यूज़िक में, जो कि नोन फॉर भाव, क्लासिकल प्योरिटी। ठीक है, इन्होंने ट्रेडिशनल कंपोजिशन को प्रमोट किया था ऑफ त्यागराजा। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सागर शक्ति या मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग द नेवी, कोस्ट गार्ड एंड BSF वॉज कंडक्टेड इन विच रीजन। ठीक है, और इसका आंसर होगा क्रीक सेक्टर, गुजरात में। ठीक है, तो सागर शक्ति क्या है? एक मल्टी एजेंसी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी, कंडक्ट की गई इंडिया के द्वारा। इसमें 3 चीज़ों के इनका कोऑर्डिनेशन किया गया है। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और BSF, ये 3 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कोऑर्डिनेशन को दर्शाया है इसमें कोऑर्डिनेशन किया गया है इन लोगों ने। और ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक मार्शी, बहुत ही
दलदली और डिफ़िकल्ट टेरेन है जो कि इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक है, और ये हाईली सेंसिटिव है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, स्मगलिंग के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, इसलिए यहाँ पर किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सरसाइज का? टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस को देखना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, कोस्टल सर्वेलेंस को एनहेंस करना एंड रिस्पॉन्स करना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द अपडेटेड टाइमलाइन फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन इम्प्लीमेंटेशन एज पर द 2026 अमेंडमेंट बिल। तो इसका आंसर है 2023 से लेकर 2031। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका क्या है कि एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? ये क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड होती हैं, जिसमें सुपर इम्पोजिशन, इंटेंगलमेंट इनेबल्स एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटिंग एंड सिक्योर कम्युनिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो है ये इंडिया को ग्लोबल लीडर्स के लाइन में लेके आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉरेन टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। ठीक है, और हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस द डिजिटल इंडिया एक्ट 2026 टू रेगुलेट डी फेक्स। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी ने। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखते हैं कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट रूल्स 2026 इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनका मेन एम था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि डीप फिक्स और एआई जनरेटेड कंटेंट, इसको भी हमें रेगुलेट करना। डीप फिक्स क्या होते हैं? ये एआई जनरेटेड और मैनिपुलेटेड मीडिया होती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बनाया गया होता है। इसमें फेस अल्टर कर दिए जाते हैं, वॉइस अल्टर कर दिए जाते हैं, और किसी का भी चेहरा लगा दोगे, किसी की भी वॉइस लगा दोगे, पहचान में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और इसके की प्रोविजंस क्या है इस रूल के? मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल डीप फेक्स विद इन 24 आवर्स है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच डेट द प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 केम इनटू द फोर्स। तो इसका आंसर है 1 मई 2026 को। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया एंड इंश्योर सेफ डिजिटल पार्टिसिपेशन। तो और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो भी 1 मई 2026 को। इसे की फीचर्स क्या है इस रूल्स के? कि एज गेटिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे माइनर्स को प्रोटेक्ट कर सकें हार्मफुल गेमिंग कॉन्टेक्ट से। प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी होगी, गेमिंग कंपनीज जो है वो कंप्लायंस रूल फॉलो करेंगी ताकि कुछ भी गलत होता है तो उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग यूज सिस्टम इलीगल और हार्मफुल गेमिंग एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ है जो है ठीक है, और जो बेस लॉ है डिजिटल गवर्नेंस का वो कौन सा है? IT एक्ट 2000। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रिसेंटली रिलीज बुक जो है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये किसके द्वारा? हमारे एस जयशंकर जी के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये बुक क्या कहते हैं
ऑथर हैं ये इस बुक के, और ये डिटेल पर्सपेक्टिव ऑन नेविगेटिंग ए मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बताती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द बुक अनलॉक द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन रिलीज्ड इन अप्रैल 26 ऑथर्ड बाय अमिताभ कांत के बारे में। ठीक है, अमिताभ कांत जो है ये फॉर्मर G20 शेरपा द डिस्कसेस हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज रिवोल्यूशनाइजिंग बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्पी में फॉर्म में। इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन है आंसर है, और इनका एक डिटेल्ड, ये जो आप मेरा एक बार आप सुन लेंगे ना, आपकी स्टोरी आपकी हो जाएगी। और आपका जो है एक आंसर, अगर ये तो मैंने आपको PDF दे दूंगा जिसमें क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर है, और थोड़े डिटेल्ड आंसर की PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वो इतनी सारी PDF इकट्ठी हो जाएंगी ना, आप इससे अच्छा कि आप एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की PDF रखिए, और जब भी आपको रिवीजन में अगर लग रहा है कि समझना है तो वापस से मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और ये जो है आपका शॉर्ट एंड क्रिस्पी फॉर्म में आखिरी में रिवीजन में बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा ये आपका। तो तो दोस्तों, अब जो है मेरे और भी SSC मास्टर क्लासेस पर और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें मैंने बताया कि कैसे 2026 का जो अभी SSC आने वाला है उसको कैसे टैकल करना है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और आप उनमें और भी वीडियोस को जाके देखें। थैंक यू।